हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज ओमनीफाई एजुकेशंस। और मैं श्रद्धा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ आपके पास चैप्टर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये चैप्टर, जैसे मैंने आपसे पहले भी फर्स्ट चैप्टर में आपको कहा था, जो कि 9 मार्क्स कैरी करता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सेकेंड चैप्टर में बताया आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से आप 6 या 7 मार्क्स उसमें से कवर कर सकते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करूँ तो इसमें से भी 7 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम इस चैप्टर में से कवर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, टोटल मिला के जाए तो अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जाए तो टोटल 5 सब टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने होते हैं। एक पढ़ना होता है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों आ जाएंगी। दूसरा आपको पढ़ना होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। थर्ड जो है वो आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होती है, मेटलर्जी आप किसे कहते हो। फिर इसके अलावा कोरोजन और प्रिवेंशन क्या है, ये आपके यहाँ से सब टॉपिक्स बनते हैं। तो चलिए, टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करके हम आगे बढ़ते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़कर इसमें से मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो पहला सब टॉपिक्स जिसकी मैं बात करूंगी वो है आपका मेटल्स। क्या होते हैं मेटल्स, मेटल्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। आप मेटल्स तो आप देखते ही हो, अपने आसपास हर जगह देखते हो, लेकिन किस आधार पर हम इसको डिफाइन करें, किस आधार पर हम पहचाने कि ये मेटल हो सकता है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि गोल्ड है यहाँ पर, ठीक है, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, तो एक साइनिंग सरफेस इनका रहता है। तो मतलब मेटल, आप कोई भी साइनिंग चीज होती है तो आप कहते हो कि ये मेटल है। दूसरा, वो अगर आवाज प्रोड्यूस करता है, तो कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसके आधार पर हम देखते हैं कि ये मेटल होता है। तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल की। मेटल हार्ड होते हैं। केवल आप सोडियम, पोटेशियम और लिथियम की बात करें, ये सॉफ्ट मैटर हैं, इनको आप नाइफ से काट सकते हो। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सारे हार्ड होते हैं। स्ट्रेंथ की बात की जाए तो जो जितने भी मेटल्स हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ को बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टेट की बात करें तो मेटल्स जितने भी हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, बट केवल एक मरकरी ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। साउंड की बात करें तो मेटल आपको देखने को मिलेगा, जैसे घंटी होती है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है इस तरीके से, तो उसको सोनरस कहा जाता है। इस तरीके की प्रॉपर्टीज को सोनरसिटी कहा जाता है। इसके अलावा कंडक्शन की बात करूं तो जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होता है, तो हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है। डेंसिटी की बात करूं तो मेटल पजेस हाई डेंसिटी। ठीक है, इसके अलावा आपका, जैसे मैंने मेटालिक लस्टर, यानी इनका जो सरफेस होता है वो शाइनिंग सरफेस होता है। जैसे गोल्ड आपने देखा है, आपके सामने इमेज में भी है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये शाइनिंग आपको दिखता है तो आप कहते हो कि मेटल है। ठीक है, डक्टिलिटी की बात करें तो मेटल डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब है कि मेटल को आप क्या कर सकते हो, एक तार के रूप में, मतलब पतले से पतले तार के रूप में आप इसको फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है कि गोल्ड को आपने कितनी पतली चेन में और तार के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट किया है। उसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं इनको आप तोड़ के या बीट करके इनको एक थिन शीट में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे गोल्ड का एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा जिसमें आप अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की गई थी, तो गोल्ड फॉइल को लिया गया था, यानी इस पे बीटन किया गया था अल्फा पार्टिकल्स को, तो ये एकदम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो शीट यहाँ पर गोल्ड की है वो पतली शीट यहाँ पर यूज की गई, तो इसे कहा जाता है मैलेबिलिटी। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। अब हम नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स पर। मतलब क्या रिएक्शन, मेटल की अगर रिएक्शन करवाई जाए तो केमिकल प्रॉपर्टी, क्या कंपाउंड बनेगा, क्या फॉर्मेशन होगी। जैसे मेटल का अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा, मेटल को अगर वाटर के साथ आप रिएक्ट करवाते हो तो इसमें जो रिस्पेक्टिव जो मेटल है उसका हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, और वो वाटर वहां पर जो है आपका वाटर के साथ रिएक्ट करवाने पर इसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है। यानी मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो है, लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये जितने भी मेटल हैं ये स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर मेटल की बात करें तो इसमें से पोटेशियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बता रही हूँ, पोटेशियम सबसे ज्यादा
स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर उसके बाद सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके सो ऑन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, अगर आपने कोई भी डाइल्यूट HCl डाल दिया, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, तो फिर क्या होगा, तो ये क्या करेंगे, उस डाइल्यूट एसिड के साथ उसका रेस्पेक्टिव सॉल्ट बना देंगे और वहां से आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। तो यानी मेटल सॉल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन आपको मिल जाता है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखने वाली बात ये है, जो कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनको नोबल मेटल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर या डाइल्यूट एसिड्स के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी आती है, जैसे मैंने यहाँ पर बात किया था कि जब मेटल को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। बट कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं, जैसे आपने मेटल ऑक्साइड का जैसे डाइल्यूट मैं बात करूं, जिसे आप एम्फोटेरिक नेचर बोला जाता है। एम्फोटेरिक मेटल्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स में जैसे ऐसे मेटल जिसमें आपको बेसिक और एसिडिक कैरेक्टर दोनों दिखते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि किन्हीं एम्फोटेरिक जो सब्सटेंसेस हैं उनके नाम बताइए, तो आपका हो जाता है जिंक ऑक्साइड और दूसरा आपके पास आ जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड यानी ZnO और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके सामने होता है Al2O3, ठीक है। इसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है कि रिएक्टिव हु आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स इन दिस सीरीज, दैट इज अ पोटेशियम। और उसके बाद सो ऑन आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने दी है, इसको आप जरूर लर्न करिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स यानी जिसके आधार पर आप आइडेंटिफाई करते हो, ये क्या है, नॉन मेटल्स वो होते हैं जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं या पुअर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट में, मैलिएबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, मतलब बिल्कुल मेटल्स का जो अपोजिट है वो सारे नॉन मेटल्स हो जाते हैं। जैसे आपके सामने कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया। तो ऐसी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला, जैसे हार्डनेस की बात करूं तो ये हार्ड नहीं होते हैं, केवल डायमंड एक एक्सेप्शन है, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है नॉन मेटल में, बाकी जितने भी नॉन मेटल हैं ये हार्ड नहीं होते हैं। स्टेट की बात करूं तो जो नॉन मेटल है ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड, लिक्विड या गैसेस स्टेट तीनों में। लस्टर की बात करूं तो इनका जो शाइनिंग है वो नहीं होता है, डल अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ डायमंड और आयोडीन एक्सेप्शन होते हैं, ये शाइनिंग होते हैं, बाकी जितने भी नॉन मेटल हैं ये डल अपीयरेंस में होते हैं। सोनोरिसिटी की बात करूं तो नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कंडक्शन की बात करूं तो जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी उसके बैड कंडक्टर होते हैं। सिर्फ ग्रेफाइट एक ऐसा एलिमेंट है, जो ऐसा एलोट्रॉप है कार्बन का, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी की बात करूं तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। डेंसिटी की बात करूं तो लो डेंसिटी होती है, और जो कलर है नॉन मेटल का ये आपको मैनी कलर में फाउंड होते हैं। अब केमिकल रिएक्शन नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये बनाते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। जैसे कार्बन को रिएक्ट करवा दिया ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अगर नॉन मेटल का क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए तो नॉन मेटल क्लोराइड बना दिया जाता है। अगर नॉन मेटल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए तो ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स बना देते हैं। अब जैसे आप देख सकते हो आपके पास एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें से आप मेटल और नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में शॉर्ट में यहाँ से देख सकते हो और जान सकते हो कि फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल और नॉन मेटल वो कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मतलब कि अगर किसी के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तो या तो वो उसको ट्रांसफर कर दे, ठीक है, या फिर क्या कर सकता है वो कि अगर उसका ऑक्टेट पूरा होने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो अपना मतलब बेसिकली आपको यहाँ पर देखना है कि ऑक्टेट को पूरा करना है, ठीक है। केवल हाइड्रोजन डुप्लेट को पूरा करता है, बाकी जितने भी आपके कंपाउंड से जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या करते हैं, ऑक्टेट को पूरा करते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया है सोडियम क्लोराइड का। अब अगर मैं एटॉमिक नंबर सोडियम की बात करूँ तो ये 11 नंबर पर आता है, तो 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। और क्लोरीन की बात करूँ तो इसका 17 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, पहले तो मैं इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की
कन्फिगरेशन देखो सोडियम का, दैट इज 281, यानी आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। अब इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 1 को लूज करना पड़ेगा, है ना, और या फिर इसको 7 गेन करने पड़ेंगे। तो लूज करना यानी 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में और 7 इलेक्ट्रॉन को लेने में किस में ज्यादा एनर्जी लगेगी, 7 को लेने में। तो इसलिए ये क्या करेगा, इसके लिए इजी होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। अब मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन में अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 287, ठीक है। तो 7 में इसको या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो ज्यादा एनर्जी किसमें लग रही है, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने में। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, यानी कंप्लीट ट्रांसफर आपको दिखेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। और इसे कहते हैं, जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इधर होगा पॉजिटिव चार्ज, और जब ये इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा एक्सिस में तो इसमें लग जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना बेटा उसे कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। नाउ वी कम ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड? तो जैसे मैं आयनिक कंपाउंड, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हमेशा क्या होगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर बात करें हम तो जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं ये सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर। एक्सेप्शंस मैंने जो भी बताए हैं आपको मेटल्स में वो आपने देख लिए हैं। आयंस जो होते हैं ये एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न को फॉलो करते हैं। आप देखोगे पर्टिकुलर एक ज्योमेट्री इनकी होती है। ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। जब इनको मोल्टन स्टेट में वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो तब हम इनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि तब ये क्या करेंगे, अपने आयन को लूज करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है बच्चों, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। यहाँ से आपका क्वेश्चन कंपल्सरी कि आता ही आता है। तो कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल को, लेकिन सबसे पहली बात अकरेंस, कहाँ हमें वो मेटल कैसे निकालते हैं मेटल को, ठीक है। तो अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर जिसे आप क्रस्ट कहते हो उसमें मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स में ओर प्रेजेंट होते हैं। ओर मतलब वैल्यूएबल जो कंपाउंड होता है आपके पास, वैल्यूएबल चीजें जो होती हैं, उस ओर में से आप एक्सट्रैक्ट करते हो एक प्योर मेटल को। इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी, यानी ओर से और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल की ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है दैट इज कॉल्ड द मेटलर्जी। जब आप फर्दर बड़ी क्लासेस में जाओगे तो वहां पर जो फिजिक्स के अंदर मेटलर्जिकल साइंस एक अलग सब्जेक्ट आ जाता है, तो वहां पर ब्रॉड वे आपको पढ़ना होता है। यहाँ पे आप सिर्फ बेसिक जान रहे हो कि कैसे ओर से एक प्योर मेटल को फॉर्म किया जाता है। तो इसके कुछ स्टेप्स आपको याद रखने हैं। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या आप इसे ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कहते हो। यानी अभी आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप कि आप तैयार कर रहे हो ओर को, किसके लिए, मेटल, प्योर मेटल बनाने के लिए। तो जब आप तैयार करोगे तो क्या होगा, इसमें जो इंप्योरिटीज होती है, बेसिक इंप्योरिटीज जैसे सॉइल हो गया, सैंड हो गया, स्टोन हो गया, सिलिकेट्स हो गया, इसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के 4 मेथड होते हैं। पहला है हाइड्रोलिक वॉशिंग, यानी कुछ ऐसे होते हैं और जिनको आप सिंपल पानी से वॉश करोगे तो उसमें से ये जो इंप्योरिटीज है, सॉइल, सैंड, स्टोन, सिलिकेट, ये रिमूव हो जाएंगे। दूसरा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, जिनका इसके थ्रू जो कंसंट्रेशन है वो नहीं हो पा रहा। तो कुछ ऐसे मेटल आपको पता है कि जो आपके मैग्नेट के टुवर्ड क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन से आप क्या करते हो, एक रोलर लेते हो और एक साइड उसमें मैग्नेट लगाते हो, तो मैग्नेटिक सेपरेशन से आप मेटल को आइडेंटिफाई करते हो। नेक्स्ट होता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ का मतलब होता है झाग, ठीक है। फ्लोटेशन मतलब जो उसमें तैरता है। तो झाग में क्या होता है, जो मेटल है वो अटैच हो जाता है, तो उसमें से हम फिर आइडेंटिफाई करके उस मेटल को निकाल लेते हैं। एंड जो इन तीनों मेथड से नहीं होता है उसको फिर हम लीचिंग, यानी जिसे हम कहते हैं केमिकल सेपरेशन, उसे हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू अलग करके उसका कंसंट्रेशन करवा देते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप। इसके बाद क्या होगा, जो आपको कंसंट्रेटेड ओर मिला है, यानी जो आपको तैयार ओर मिला है, उसको क्रूड मेटल में आप
चेंज करोगे। तो क्रूड मेटल में चेंज करने के लिए दो मेथड आपके पास होता है, एक होता है रोस्टिंग और एक होता है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग आप जानते हो, यानी गैस में कोई चीज आपने पका दी तो वो रोस्ट हो गया। रोस्ट क्या होता है बेटा कि खुली हवा में ऑक्सीजन के साथ आप उसका रिएक्शंस करवा रहे हो, तो उसे कहा जाता है रोस्टिंग। तो यहाँ पर जो आपके पास कंसंट्रेटेड ओर है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा उसको आप खुली हवा में पकाओगे, ठीक है। और जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन अटैच होगा उसको आप क्या करोगे, कैल्सिनेशन, ठीक है। तो इसको क्या कर रहे हो आप, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। थर्ड स्टेप जो है आपके पास वो आता है रिडक्शन। रिडक्शन में आप क्या करते हो, रिडक्शन में आप जो मेटल ऑक्साइड है उसको मेटल टर्न करते हो, और उसको मेटल में टर्न कैसे करते हो आप उसको हीट करके टर्न कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास जो मेथड आता है, यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट भी दिया गया है जिसके थ्रू आप इजीली, ये फ्लो चार्ट आपके सामने है जिससे आप पता चल जाएगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है वो किस तरीके से किया जाता है, और फाइनली जैसे रोस्टिंग हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, प्योर मेटल आपको कैसे मिल जाता है रिफाइनिंग के बाद। तो जो नेक्स्ट मेथड है वो है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्या होता है, यहाँ पर आप क्या करते हो, जो आपको मेटल ऑक्साइड से जो मेटल आपने अलग किया है उसको आप, उसकी जो इम्प्योरिटीज रह जाती हैं उसको फिर से आप रिफाइन करते हो, और उस रिफाइनिंग को आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी जो किसी चीज से अलग नहीं हो रहे उसे आप बिजली का झटका देके अलग करोगे, ठीक है। तो बिजली के झटका अलग करने पर क्या होता है, जो एनोड हो गया, ठीक है, वहां पर जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कॉपर का, तो यहाँ पर एक इम्प्योर कॉपर होता है एनोड में, और जो आपका कैथोड है, कैथोड में आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करने के बाद प्योर कॉपर मिल जाता है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है इसमें वो आता है कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है, कोरोजन आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि कोरोजन क्या होता है। जितने भी मेटल हैं आपको पता है कि मेटल अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गए तो उसमें एक लेयर अटैच हो जाती है, ठीक है। अब वो लेयर क्या करती है, उसको खराब भी कर सकती है, अच्छा भी कर सकती है। अच्छा किसके साथ होता है, अच्छा आपको पता है किसके साथ, कौन सा ऐसा मेटल है जिसके साथ ऑक्सीजन की अगर लेयर अटैच हो जाए तो एक तरीके से हम उसे गुड कोरोजन बोलते हैं, तो वो मेटल होता है एल्यूमिनियम। बट अगर हम फर्दर और मेटल्स की बात करें तो उनमें अगर ऑक्सीजन की लेयर लग रही है तो उसे कोरोजन कहा जाता है, लेकिन सिर्फ आयरन के साथ अगर ऑक्सीजन की लेयर लगती है तो उसको कहा जाता है रस्टिंग, ठीक है। तो कोरोजन में क्या होता है, जो एटमोस्फेरिक जो एयर है उस वो अटैच हो जाती है और उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देती है, तो और उसकी वजह से वो क्या कर रही है, उसे ईटन अप, मतलब उसे खा रही है, उस मेटल को खत्म कर रही है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है कि आयरन में भी वही सेम प्रोसेस हो रही है, लाइक आपके घरों में होता है, ग्रिल होता है, फेंसिंग होता है, तो उसमें अगर वो एटमोस्फेरिक एयर जो है वो ऑक्सीजन उस पर अटैक हो रही है तो वो उसको आयरन ऑक्साइड में फॉर्म करेगी, ठीक है। और ये ब्राउन रेड कलर का होता है जिसे हम रस्ट नाम देते हैं, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। और इस प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यानी कैसे आप रस्टिंग से बच सकते हो, आप या तो उसमें पेंट कर दीजिए, ग्रीजिंग कर दीजिए, गैल्वेनाइजेशन मेथड अप्लाई कर दीजिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दीजिए, या आप उसे कन्वर्ट कर दीजिए अलॉइंग में। तो अलॉय बनाकर फिर वो क्या, आप क्या रस्ट से बच। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पास आता है वो आता है अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं, ये एक होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं टू और मोर मेटल से या नॉन मेटल से, मतलब आप दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल से मिलाकर अलॉयज फॉर्म कर लेते हो। तो इससे क्या है कि रस्ट या कोरोजन से आप बच सकते हो। तो अलॉयज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये मेटल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, हार्डर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेटल्स, रेजिस्टेंट ऑफ कोरोजन, जो कि आपने पीछे पढ़ा था कि कोरोजन से बचा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ आपके पास अलॉयज के एग्जांपल आपके पास आते हैं, जैसे बात करें ब्रास, तो ब्रास कॉपर और जिंक से बनता है। ब्रॉन्ज की बात किया जाए तो ये आपका कॉपर और टिन से बनता है, ठीक है। ड्यूरालुमिन की बात किया जाए तो ड्यूरालुमिन जैसे आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि अगर हमें डिवाइडर कहीं पर दरवाजे लगाने तो एक तरीके से जो आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के दरवाजे पर वो काफी हैवी होता था, तो अब उसका अलॉय फॉर्म करके ड्यूरालुमिन जो कि एक लाइटेस्ट होता है तो उसको हम यूज करते हैं। ये आपने देखा होगा कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है इसका। स्टील हो गया, जो स्टील आपके घरों में होता है उसमें आयरन और
कार्बन आपका होता है, मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर है। स्टेनलेस स्टील जिसको अब ज्यादा यूज किया जाता है, तो उसमें आप आयरन, क्रोमियम एंड निकल का आपको मिक्सचर देखने को मिलता है। मैग्नीशियम आपको पता है, जर्मन सिल्वर की बात करें जो आपने देखा होगा कि बहुत चमकते हुए बर्तन जो होते हैं वो जर्मन सिल्वर के बने होते हैं, ये काफी आपने ज्वेलरी शॉप में भी देखा होगा। तो इनको ये जो फॉर्मेशन है ये अलॉयज फॉर्मेशन है, और दो या दो से ज्यादा मेटल और नॉन मेटल के होमोजीनस मिक्सचर से बन रहा है, तो इसे कहा जाता है अलॉयज। तो जैसे गोल्ड का जो अलॉयज देखा तो प्योर गोल्ड जो होता है आप उसे 24 कैरेट्स कहते हो, लेकिन जो गोल्ड अलॉयड होता है उसमें क्या होता है, सिल्वर और कॉपर का मिक्सचर उसमें डाला जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि 22 कैरेट क्या होता है, 22 कैरेट का मतलब कि 22% तो उसमें गोल्ड है, लेकिन 2% क्या है कि उसमें मिक्सचर है कॉपर का या सिल्वर का, ठीक है। 23 कैरेट गोल्ड की बात करूं तो उसमें क्या है, 23% तो गोल्ड है, लेकिन उसमें फिर 1% कॉपर या सिल्वर का मिक्सचर होता है, तो इसे कहा जाता है अलॉय। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स जिनको हमने कवर किया है काफी कम टाइम में, क्योंकि अब आपका एग्जाम्स भी नियर है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कवर करिए, अच्छे मार्क्स लाइए। और जैसे आपके सामने यहाँ पर रिवर कैन कट्स थ्रू अ रॉक नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर बट बिकॉज ऑफ इट्स परसिस्टेंस, मतलब अगर आप निरंतर पढ़ते जा रहे हैं तो आप बड़ा सा बड़ा एग्जाम क्रैक कर दोगे, हिट कर दोगे। तो इसलिए ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिविजन करिए, अच्छे से जो नोट्स आपने बनाए, नोट्स नहीं बनाना, नोट्स जो आपने बनाए उन्हें दोबारा रिवाइज करिए और अच्छे मार्क्स लाइए। थैंक यू टू ऑल।